पति से दहेज लेने वाली बहू। बहू, तूने तो अपने पति के बैंक बैलेंस पर तिरछी नजर बैठा ली है। हर बात पर पति से दहेज मांगती है। मैं कोई इलीगल काम थोड़ी कर रही हूँ, जो लीगल है वही कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर प्रवीण के सिग्नेचर भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? किस कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने साइन किया है? क्यों? सुहाग रात के दिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं किए थे? किया था ना साइन? प्रतिज्ञा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले मजाक में दहेज लिया, लेकिन अब तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे अच्छे लगने लगे हैं। भाभी, मैं तो आपको बहुत अच्छी समझती थी, पर आप तो बड़ी चालाक निकली। बहू, सच बता, तुम अपने पति से दहेज क्यों ले रही हो? ये है मेरी भाभी प्रतिज्ञा। वैसे तो ये पेशे से सीए हैं और हिसाब किताब में बड़ी पक्की हैं, लेकिन ना जाने क्यों अपने ही पति से दहेज लेती है। इसीलिए सब इन्हें पति से दहेज लेने वाली बहू कहते हैं। आइए जानते हैं आखिर मेरी बहू पति से दहेज लेने वाली बहू कैसे बनी। प्रतिज्ञा बेटी के लिए आपने कितना दहेज इकट्ठा किया है, बताइए तो उसी हिसाब से मैं लड़के देखूंगी। कृष्णलाल और रुक्मणी हॉल में अपनी बेटी प्रतिज्ञा की मामी सुमित्रा से बातें कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेशनल कपड़ों में ऑफिस के लिए तैयार प्रतिज्ञा हॉल में आती है। मामी, आपकी भांजी दहेज देने वाली नहीं, पति से दहेज लेने वाली बहू बनेगी। इसीलिए मेरे लिए वही लड़का ढूंढिएगा जो मुझे दहेज देगा। पर बेटी, हमारे समाज में तो दहेज दिया जाता है। जो लड़का जितना सक्षम है उसे उतना दहेज। वही तो, जो जितना सक्षम उसे उतना दहेज। तो मैं क्या किसी से कम सक्षम हूँ? मैंने सीए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। दहेज लेने का हक तो मेरा भी बनता है मामी। और मैं तो कहती हूँ हिंदुस्तान की हर उस लड़की को अपने पति से दहेज लेना चाहिए जिसकी काबिलियत पति के बराबर, पति से ज्यादा या पति से कम ही क्यों ना हो। प्रतिज्ञा बेटी, तेरी बातों के पीछे एक आग दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तूने कुछ साबित करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। सुमित्रा से आशीर्वाद देकर प्रतिज्ञा ऑफिस के लिए निकल जाती है। सुमित्रा भी कृष्णलाल और रुक्मणी से प्रतिज्ञा के बारे में बातें कर कुछ देर में चली जाती है। वहीं ऑफिस में अपना काम पूरा करने के बाद शाम के वक्त प्रतिज्ञा एक रेस्टोरेंट में सिद्धार्थ के पास पहुंचती है। आ गई तुम? अब बताओ किस लिए बुलाया मुझे? सिद्धार्थ, हमें डेट करते हुए बहुत समय हो गया और हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से समझ भी लिया। अब ये बताओ, तुम मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर कब आ रहे हो? प्रतिज्ञा, तुम तो सक्सेसफुल हो गई हो, लेकिन मैं अभी सक्सेस नहीं हुआ हूँ, इसलिए अभी शादी नहीं करते हैं। ओके, वैसे दहेज के लिए तुम्हारे क्या ख्याल है? देखो, दहेज तो मेरी फैमिली लेगी ही। मेरी मम्मी ने तो बरसों से सपना सजा रखा है कि अपने इकलौते बेटे की शादी में ये दहेज में लूंगी, वो दहेज में लूंगी। सिद्धार्थ, मैं दहेज देने वाली नहीं, दहेज लेने वाली बहू हूँ। तुम्हें मेरा पति बनने के लिए पहले मुझे दहेज देना पड़ेगा। बताओ, कितना दहेज दोगे मुझे? कैसी फिजूल की बातें कर रही हो? ये बात मैं अपनी फैमिली को बताऊंगा तो वो तुम्हें घमंडी, पागल और पता नहीं क्या मुझे समझेंगे। देखो सिद्धार्थ, जैसे शादी में तुम्हें अपनी पत्नी से दहेज की आस है, वैसे ही मुझे भी अपने पति से दहेज की आस है। मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझे दहेज देगा। तो तुम अपनी फैमिली से कंफर्म कर लो। फिर तो तुम रहने ही दो। तुम्हारी जैसी सोच को मेरी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ना ही मुझे ऐसी पत्नी चाहिए और ना ही मैं दहेज देने वाला पति बन सकता हूँ। प्रतिज्ञा सिद्धार्थ का जवाब सुनती और मुस्कुराते हुए कुछ ही दिनों की डेटिंग खत्म करके रेस्टोरेंट से निकल जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। प्रतिज्ञा के लिए कई लड़कों के रिश्ते आने लगते हैं। एक दिन पंडित दीनदयाल कुछ लड़कों की तस्वीर लेकर प्रतिज्ञा के घर आए होते हैं, जहां सभी के हाथों में लड़कों की तस्वीर होती है। कृष्णलाल जी, रुक्मणी बहन, इन लड़कों को देखिए। और प्रतिज्ञा बेटी, तुम्हें इनमें से कोई लड़का पसंद आया? नहीं पंडित जी। पंडित जी, आपने दहेज की बात तो कर ली है ना? अरे घबराइए नहीं, सभी लड़के अब आपके हैसियत के बराबर के ही लोग हैं। आप जितना दे सकेंगे उतना ही दहेज लेंगे। पंडित जी, मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग हमारी बेटी को कितना दहेज देंगे? अरे कृष्णलाल जी, अब आपकी उम्र हो गई है, शब्द गड़बड़ा रहे हैं आपके। ऐसा पूछे कि लोग कितना दहेज लेंगे, न कि दहेज कितना देंगे। पंडित जी, पापा बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। मैं दहेज दूंगी नहीं, लूंगी। बेटी, क्या कह रही है तू? अभी तो हमने कोई लड़का भी पसंद नहीं किया है। पंडित जी, आप हमारी बेटी के लिए उन्हीं लड़के के लिए रिश्ते दिखाइए जो हमारी बेटी को दहेज देने के लिए तैयार हों। अरे कृष्णलाल जी, शायद आपका परिवार उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन सूरज पश्चिम दिशा से निकला था। अब जिस दिन सूरज दोबारा पश्चिम दिशा से निकलेगा उसी दिन समाज में यह नई रीति शुरू होगी। तब तक के लिए राम राम। पंडित दीनदयाल अपने लाए सभी लड़कों की तस्वीरें अपनी पोटली में रखते हैं और बड़बड़ाते हुए प्रतिज्ञा के घर से निकलते हैं। तभी बाहर खड़ी कुछ पड़ोसने पंडित दीनदयाल के पास आती हैं। क्या हुआ पंडित जी? इतना मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए मैं पड़ोसी के घर से क्यों निकल रहे हैं?
खातिरदारी नहीं की क्या? ये क्या करेंगे खातिरदारी? कहते हैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में कराएंगे जहां इन्हें दहेज मिले। अरे कुछ समझाइए अपने पड़ोसनों को। मुझे तो लगता है कि अपनी बेटी को जिंदगी भर कुंवारी ही रखना चाहते हैं, बस तभी ऐसी मानसिकता बना रखी है। मिल गई चटपटी खबर, अब मजा आएगा। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन रुक्मणी गली में आए सब्जी वाले से सब्जी खरीदने आती है, जहाँ पहले से ही पड़ोसनों की भीड़ लगी होती है। और बहनों, कौन क्या क्या सब्जी ले रहा है? भैया जरा मुझे भी 2-4 बढ़िया सब्जियां दे दीजिए। ए रुक्मणी बहन, सुना है तुम लोग अपनी बेटी की शादी वहाँ करोगे जहाँ तुम्हें दहेज ना देना पड़े, बल्कि तुम्हें दहेज मिले। ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रही हो? मेरी बेटी ने तो यही फैसला लिया है, और जब बेटी ने ये फैसला लिया है तो आगे हम क्या ही कह सकते हैं। हाँ बहन, बेटी कुएं में कूदना चाहे तो कूदने देना, आखिर उसका अपना फैसला है, तू क्यों रोकेगी? सभी पड़ोसने रुक्मणी को ताना मारने लगती हैं। ऐसे ही एक रविवार प्रतिज्ञा घर के कपड़ों में अपनी छत पर कपड़े सुखा रही होती है। वहीं गली में खड़ी कुछ औरतें प्रतिज्ञा को देख रही होती हैं। अरे बहनों, वो देखो अपने घर के कपड़े छत पर सुखाने आई है। जरा सोचो, दहेज देने के बाद भी औरत को ससुराल में इतना काम करना पड़ता है। ये तो दहेज लेने वाली है, फिर कितना काम करेगी? या जिस तरह दहेज की उल्टी गंगा बहा रही है, वैसे ही खुद काम करने की जगह अपने ससुराल वालों से ही काम करवाएगी। अरे कौन थामेगा ऐसी लड़की? कहाँ मिलेगा इसे दहेज देने वाला पति? आए दिन प्रतिज्ञा को देखने आने वाले लड़कों के परिवार प्रतिज्ञा की शर्त सुनकर रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। इससे रुक्मणी परेशान रहने लगती है। ये भगवान, अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? प्रतिज्ञा बेटी, अपनी जिद छोड़ दे। अब हम दहेज देकर तेरी किसी अच्छे लड़के से शादी करवा देंगे। नहीं मम्मी, मैं दहेज दूंगी नहीं, बल्कि अपने पति से दहेज लूंगी। देख बेटी, सभी पड़ोसने तुझे देखने आए लड़कों के परिवार, यहाँ तक कि पंडित जी भी ताने मारने से पीछे नहीं हटते। मुझे पता है तू ये सब क्यों कर रही है, लेकिन मेरी बात मान, अपनी जिद छोड़ दे। ऐसे में कौन करेगा तुझसे शादी? तू ही बता। करेगा माँ, एक लड़का है जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, वो भी मुझे दहेज देकर। बेटी कौन है वो लड़का? वही हमारे पुराने रिश्तेदार, मैंने कल उन्हें बुलाया है। बेटी तो उन लोगों से कब मिली? 1 हफ्ते पहले मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी ना, तब। प्रतिज्ञा सुंदर लहंगे में अपनी दुल्हन बनी सहेली नीलम के साथ मैरिज हॉल के कमरे में बात कर रही होती है। बेवकूफ, मैंने तेरी जितनी पढ़ाई लिखाई नहीं की, फिर भी तुझसे पहले मेरा घर बस रहा है। मेरी बात मान, अपनी जिद छोड़कर तू भी किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। देख, मैं तेरी शादी में आई हूँ तुझे खुश देखने और खुश होने। अब ये सब बातें बंद कर। अच्छा देख, शादी में बहुत लड़के आए हैं, यहाँ वहाँ देखते रहना, शायद तुझे कोई पसंद आ जाए। अब मुझे मंडप में लेकर चल, मुझे शादी करनी है। प्रतिज्ञा नीलम को मंडप में लेकर आती है और नीलम का पूरा ध्यान रखती है। ये सब दूर खड़ा प्रणव देख रहा होता है और मौका मिलते ही प्रणव अचानक प्रतिज्ञा के सामने आता है। बेवकूफ हो क्या? इस तरह किसी लड़की के रास्ते में आते हैं क्या? हटो। मुझे माफ कर दो, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए रास्ते में आया। बोलो, क्या बात करनी है? देखो, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ और मेरी एक आदत है, मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कौन सा तरीका होता है? किसी शादी में लड़की को देखा और उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? ऐसे शादी नहीं होती। पहले लड़का लड़की एक दूसरे को समझते हैं, बात बनती है तो परिवार को बताते हैं, और अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरे घर रिश्ता लेकर आना पड़ेगा। तो पहले हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझ लेते हैं, बात बनी तो परिवार को बता देंगे। प्रणव और प्रतिज्ञा रोज ऑफिस के बाद मिलते हैं, कभी रेस्टोरेंट जाते हैं तो कभी साथ में मूवी देखने जाते हैं। इसी तरह दोनों की दोस्ती बढ़ती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और आज प्रतिज्ञा और प्रणव पार्क में बैठे होते हैं। प्रतिज्ञा, अब तो तुम मुझे अच्छे से समझ गई हो। कल ही तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी भी करना चाहती हो, तो कल मैं अपने मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा पति वही बनेगा जो मुझे दहेज देगा। तो क्या तुम मुझे दहेज दोगे? अब एक सीए डिजिटल मार्केटिंग वाले से दहेज लेगी? चलो ठीक है, ले लेना, घर का पैसा घर में ही तो रहेगा। प्रणव प्रतिज्ञा की बात का मजाक उड़ा देता है और अपने घर आकर सभी को प्रतिज्ञा के बारे में बताता है। कल ही मैंने उससे बात की है और आज उसने अपने परिवार को हमारे बारे में बता भी दिया है। कल वो रिश्ता लेकर आएगा। अगले दिन प्रणव प्रतिज्ञा का रिश्ता लेकर उसके घर आता है। भैया, अपने लिए लड़की तो आपने बहुत अच्छी पसंद की है, मुझे तो अपनी भाभी बहुत पसंद आई। जी, जब बच्चों ने सब कुछ तय कर ही लिया है तो अब हम शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले दहेज की बात तो कर ले। दहेज में मुझे पापा के लिए एक स्कूटी, मम्मी के लिए किचन सेट, बाकी आप मेरे मम्मी पापा मुझे जो देना चाहें वो, और शगुन में कुछ नगद।
अरे बाबा, अब तो तुम्हारे पापा मेरे भी पापा जी लगेंगे, उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये क्या जी, ये तो सच में दहेज ले रही है बहू। अरे जाने दो, बच्चों की अपनी अपनी बातें हैं। फिर बहू भी तो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। बहू के बाद उनका कोई तो सहारा होना चाहिए। प्रणव और प्रतिज्ञा की शादी की तारीख तय कर मनीष अपने पूरे परिवार के साथ कृष्णलाल से गले मिलते हुए हंसते मुस्कुराते हुए बाहर निकलते। बाहर खड़ी पड़ोसने सब देख रही होती हैं। मिल गया इन्हें बकरा, न जाने कितने रुपए में हलाल किया होगा इन्होंने। कुछ दिन बीतते हैं। तय तारीख के दिन धूमधाम से प्रणव और प्रतिज्ञा की शादी होती है। शादी में प्रणव अपनी खुशी से कृष्णलाल को स्कूटी और रुक्मणी को किचन सेट के साथ घर की दूसरी जरूरी चीजें और दोनों को गहने और कुछ कपड़े देता है। विदाई के बाद प्रतिज्ञा प्रणव के साथ अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है और फिर प्रणव के साथ अपने कमरे में आती है। कमरे में प्रणव प्रतिज्ञा का घूंघट उठाता है। मुझसे शादी करने का दहेज तो तुमने अभी तक पूरा दिया नहीं और मेरा घूंघट उठा रहे हो। तुम्हें पता है ना, इसका भी दहेज लगता है। समझ गया। तुम शगुन की गिफ्ट की बात कर रही हो। लाया हूं मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट। प्रणव प्रतिज्ञा को सोने का हार देता है। तभी प्रतिज्ञा तकिए के नीचे से एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल निकालती है। प्रणव, ये हार तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे इन दहेज रिजर्व के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर तुम्हारे साइन भी चाहिए। अरे आज हम दोनों एक हो गई। इस खुशी में कॉन्ट्रैक्ट पेपर क्या, अपने डेथ वारंट पर भी साइन कर दूं। लाओ कर देता हूं साइन। प्रणव कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर देता है। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रात बीतती है। अगले दिन प्रतिज्ञा अपनी पहली रसोई करती है। कुछ दिन बीतते हैं। प्रतिज्ञा अपने ससुराल में सबसे घुल मिल जाती है और एक दोपहर हॉल में। मम्मी, सुबह तुम अपनी किन सहेलियों से बात कर रही थी? अरे सीमा, अच्छा याद दिलाया बहू। जरा आज अपने हाथों का कुछ स्वादिष्ट बना देना खाने में, और खाने से पहले कुछ चाय नाश्ता भी बना लेना। हाँ मम्मी जी, ये तो मैं रोज ही बनाती हूँ। बहू रोज वाली नहीं, कुछ खास बनाना। मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, हम सभी साथ में खाना खाएंगे और उससे पहले उन्हें चाय नाश्ता भी देना पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं चाय नाश्ता और खाना बना दूंगी। वैसे कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से एक्स्ट्रा चाय नाश्ता और एक्स्ट्रा खाना बनाऊंगी। बहू ऐसे तो 5-6 लोग आएंगे, अब ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तुम अपनी व्यवस्था पूरी रखना। प्रतिज्ञा किचन में आती है और चाय नाश्ते के लिए तरह तरह की सब्जियां काटकर बेसन घोलकर फ्रिज में रख देती है। ऐसे ही शाम के 7 बजे मीनाक्षी की 6 सहेलियां घर आती हैं। अरे वाह मीनाक्षी, तेरी बहू शादी में मेकअप में जितनी सुंदर लग रही थी उससे भी ज्यादा सुंदर तो बिना मेकअप के लग रही है। बड़ी प्यारी है तेरी बहू। मीनाक्षी, हम तेरी बहू से मिलने आए और तेरी बहू चुपचाप खड़ी। कुछ चाय नाश्ता मंगवा, हम भी तो देखे बहू के हाथ में कैसा स्वाद है। आंटी जी आप लोग बैठिए तो सही, मैं अभी गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। प्रतिज्ञा रसोई में आती है और गैस चूल्हे पर चाय चढ़ाकर पकौड़े तलती है। फिर मीनाक्षी की सभी सहेलियों को चाय नाश्ता करवाती है। सभी प्रतिज्ञा से थोड़ी देर बातें करती हैं। ऐसी रात हो जाती है। पूरा परिवार और मीनाक्षी की सभी सहेलियां खाने पर बैठती हैं। प्रतिज्ञा सभी को खाना परोसती है। वाह मीनाक्षी, तेरी बहू ने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। बस शायद हड़बड़ी में सब्जी थोड़ी पहले उतारती, इसीलिए थोड़ी कच्ची रह गई है। और बहू, ये खीर भी बहुत स्वादिष्ट है, बस चीनी थोड़ी कम है। मेरी भाभी तो हम लोगों के स्वाद के अनुसार खाना बनाती है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना खीर तो बहुत अच्छी बनी है। आपने खुद 2 कटोरी खीर खाई है, क्यों? सीमा, ऐसा नहीं बोलते, वो भी तो तारीफ ही कर रही हैं। मीनाक्षी की सभी सहेलियां खाना खाकर अपने अपने घर चली जाती हैं। प्रतिज्ञा रसोई में आकर एक डायरी निकालती है और कुछ लिखने लगती है। मम्मी जी की पूरी 6 सहेलियां आई थी। 6 सहेलियों का चाय नाश्ता, फिर उनका खाना, ऊपर से उनके सवाल जवाब, सब लिख लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते। एक सुबह नाश्ते के बाद प्रणव ऑफिस के लिए चला जाता है और प्रतिज्ञा अपने कमरे में लैपटॉप और फाइल लेकर ऑफिस का काम करने बैठती है। वहीं दरवाजे पर खड़ा मनीष सब देख रहा होता है। अच्छा हुआ मैंने अपना सारा काम वर्क फ्रॉम होम कर लिया। ससुराल भी संभाल लेती हूँ, काम भी कर लेती हूँ। ऑफिस में जो काम करने में 5-6 घंटे लगते हैं, घर के कंफर्ट में वही काम 2.5 से 3 घंटे में हो जाता है। अरे बहू, काम कर रही हो? हाँ पापा जी, ऑफिस का काम कर रही हूँ। बहू, नाश्ते के बाद मुझे दवाइयाँ खानी होती हैं। वो दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, जरा बाहर जाकर मेडिकल शॉप से ले आती। सीमा, प्रणव और तेरी सास घर पर नहीं है, वरना तुझे परेशान नहीं करता। जी पापा जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रतिज्ञा कपड़े बदलकर मेडिकल शॉप पहुंचती है और मनीष की दवाइयाँ खरीदने के बाद प्रतिज्ञा अपनी छोटी डायरी निकालती है। दवाइयों के पैसे और काम छोड़कर पापा जी की दवाइयाँ लाने का दहेज सब नोट कर लिया। प्रतिज्ञा डायरी अपने बैग में रखती है और घर आकर मनीष को दवाइयाँ दे देती है। ऐसे पूरा महीना बीतता है। प्रणव अपनी सैलरी से कुछ कैश लाकर मीनाक्षी के हाथ में रखता है। मम्मी, ये लो इस महीने का घर का खर्च। भैया, अब आपकी शादी हो गई है, अब ये घर खर्च आपको भाभी को दे देना चाहिए। हाँ प्रणव, ये तो बहू को दे, अब थोड़ी जिम्मेदारियां बहू भी संभाले। नहीं नहीं मम्मी जी,
मैं एक घर चला सकूं इतनी समझ अभी मुझ में नहीं है। वैसे प्रणव, ये लो मेरा भी इस महीने का दहेज। प्रतिज्ञा एक स्लिप प्रणव के हाथ में पकड़ा देती है। 15,000 दहेज की EMI, मम्मी जी के फ्रेंड्स का दहेज और पापा जी की दवाइयाँ लाने का दहेज, ये क्या है प्रतिज्ञा? शादी में तुमने मेरे मम्मी पापा को किचन सेट, बेडशीट, कपड़े वगैरह तो दिए थे, लेकिन शगुन का कैश नहीं दिया था। ये उसी शगुन के 15,000 रुपए की EMI है। बाकी जो एक्स्ट्रा काम मैंने किए इसमें जोड़ दिया है। बड़ा बेटा, तेरी मम्मी भी मुझसे ऐसे ही उल्टे सीधे खर्चे जुड़ाकर पैसे लिया करती थी। अच्छा, अब मैं समझ गया। तुम्हें अपने पति से पैसे चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें ऑनलाइन भेज देता हूँ। प्रतिज्ञा अपने पति से दहेज ले लेती है। ऐसे दिन बीतते हैं। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बालकनी, खिड़कियों और दरवाजों से घर में बारिश का पानी आने लगता है। अरे बहू, अरे सीमा, जल्दी घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करो, तेज बारिश हो रही है, घर में पानी आ रहा है। भाभी, मैं खिड़कियां और दरवाजे बंद करती हूँ, आप बालकनी से कपड़े उतार लीजिए और बालकनी का दरवाजा बंद कर दीजिए। सीमा घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करती है। वहीं प्रतिज्ञा बालकनी से सारे कपड़े उतारकर बालकनी का दरवाजा बंद कर देती है और कपड़े हॉल के सोफे पर सूखने के लिए फैला देती है। वाह बहू, तू तो बड़ी समझदार है। कपड़े सूख जाएं इसीलिए तूने सोफे पर फैला दिए। अब जरा घर में आया पानी भी साफ कर दे, वरना कोई फिसल कर गिर जाएगा। प्रतिज्ञा अपने कमरे में आती है, अपनी डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखती है और फिर पोछा लेकर घर में आया बारिश का पानी साफ करने लगती है। बहू, बड़ी प्यारी बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में अगर अदरक वाली मसालेदार चाय और गर्मा गर्म पकौड़े तीखी चटनी के साथ मिल जाए तो मजा आ जाएगा। भाभी, मेरे लिए पनीर के पकौड़े बनाइएगा। बहू, मेरे लिए प्याज के पकौड़े बनाना और अपने ससुर जी के लिए पालक के। वो पालक के पकौड़े ही खाते हैं। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ, 1 मिनट। इतना कहकर प्रतिज्ञा वापस अपनी डायरी निकालती है और उसमें कुछ लिखने लगती है। बहू, ये तुम बार बार डायरी में क्या लिखती रहती हो? कुछ नहीं पापा जी, ऐसे ही। भाभी, मैं सब देख रही हूँ। जब भी आप कोई काम करती हैं डायरी में जरूर लिखती हैं। मुझे तो लगता है भाभी ने काम करके कितनी कैलोरी बर्न की है वही लिखती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ज्यादा मत सोचिए। बैठिए, मैं गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आती हूँ। प्रतिज्ञा रसोई में आती है। गैस चूल्हे पर एक तरफ अदरक वाली चाय चढ़ाकर दूसरी तरफ सभी के पसंद के पकौड़े बनाती है। फिर प्रतिज्ञा अपने ससुराल वालों के साथ हल्की बारिश में चाय और पकौड़ों के मजे लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रविवार प्रणव कमरे में प्रतिज्ञा के पास आता है। प्रतिज्ञा, दोपहर में लाइट लंच के लिए मैंने अपने ऑफिस के बॉस और कुछ क्लाइंट्स को घर इनवाइट किया है। तुम उनके लिए कुछ अच्छा बना देना, और हाँ, इंडियन नहीं, कुछ अलग बनाना। इंडियन खाना बनाना होता तो तुमसे दहेज नहीं लेती, पर अब दहेज लगेंगे। कितना दहेज होगा ये भी मैं बाद में बता दूंगी। ओहो, तुम्हारी सुई तो दहेज पर ही अटक गई है। लगता है सीए की पढ़ाई तुम्हारी नस नस में भर गई है। प्रणव प्रतिज्ञा की बात मजाक में टाल देता है। वहीं प्रतिज्ञा रसोई में आकर कॉन्टिनेंटल, थाई और सी फूड बनाती है और दोपहर में प्रतिज्ञा प्रणव के बॉस और क्लाइंट्स को लंच करवाती है। फिर रात में प्रतिज्ञा कमरे में प्रणव को एक बिल पकड़ाती है। ये बिल है, मैंने तुम्हें दे दिया है। महीने के एंड में पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना फिर मैं कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, कर दूंगा ट्रांसफर। तुम तो कुछ भी काम करती हो, तुरंत मेरी जेब काट लेती हो। ऐसे ही दिन बीतते। एक रविवार प्रणव प्रतिज्ञा को वाटर पार्क लेकर आता है, जहाँ दोनों साथ में पानी में खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। प्रतिज्ञा, मजा आ रहा है ना तुम्हें वाटर पार्क का? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, इसके तो दहेज नहीं लगेगा ना, या इसका भी दहेज लोगी? नहीं नहीं, अब शादी की है तो पति के साथ घूमना फिरना और रोमांस तो होगा ही, इसके लिए अलग से दहेज नहीं लूंगी। प्रतिज्ञा और प्रणव एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी वाटर पार्क में कपल म्यूजिक बजने लगता है और दोनों पानी में ही कपल डांस करते हुए एंजॉय करने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर प्रतिज्ञा और मीनाक्षी मंदिर से घर लौट रही होती है। तभी गली में एक सब्जी वाला आया होता है, जहाँ कुछ पड़ोसने सब्जियां खरीद रही होती हैं। अरे मीनाक्षी बहन, आइए सब्जियां ले लीजिए। कहाँ मंडी तक जाइएगा? अरे नहीं बहन, मंदिर की लाइन में खड़ी होकर बहुत थक गई हूँ। घर जाकर थोड़ी कमर सीधी करूंगी। ऐसा कर बहू, तू ही सब्जियां खरीद ले। मम्मी जी, सब्जियां खरीदना आपका काम है। अब अगर मैं सब्जियां खरीदूंगी तो दहेज लगेगा। क्या दहेज? सब्जियां खरीदने पर कैसा दहेज? बहू, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। जल्दी सब्जियां खरीद कर आओ। गली में खड़ी सभी पड़ोसने प्रतिज्ञा की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। बहू, तू अपने सास के किस दहेज की बात कर रही है? मैं अपने दहेज की बात कर रही हूँ। वो दहेज जो मैं अपने ससुराल वालों से पाती हूँ और साथ में ससुराल के अलग अलग काम करने पर अपने ससुराल वालों से लेती हूँ। अरे वाह मीनाक्षी बहन, तुम तो बड़ी दिलदार निकली। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी पैसे वाली हो। बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। मिताली अपने घर चली जाती है। वहीं प्रतिज्ञा अपने ससुराल वालों के लिए सब्जियां खरीद कर घर आती है।
मम्मी जी 500 रुपए दीजिए, सब्जी वाले को देने हैं। अरे बहू, किस भाव में सब्जियां खरीद कर लाई है? इतनी सी सब्जियां 500 रुपए की हो गई। चलो सब्जी वाले से बात करती हूँ। मम्मी जी, मैं कल आपको इसका लिखित बिल दे दूंगी। फिलहाल 100 रुपए सब्जी वाले के हैं और 400 रुपए मेरी सब्जी खरीदने और आपकी पड़ोसिनों के मुझे टोकने के। प्रतिज्ञा मीनाक्षी से 500 रुपए लेकर रख लेती है। मीनाक्षी और मनीष एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। घर के हर एक्स्ट्रा काम पर प्रतिज्ञा दहेज लेने लगती है। ऐसे में एक शाम ऑफिस से थका हारा प्रणव अपने कमरे में आता है। अरे प्रतिज्ञा, जरा एक ब्लैक कॉफी बना देना। कॉफी तो मैं बना दूंगी, पहले तुम मुझे वो 10,000 रुपए भेजो। बकवास मत करो प्रतिज्ञा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें दहेज देने के लिए। ऐसे कैसे? तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम्हें देने पड़ेंगे। प्रतिज्ञा जिद करके प्रणव से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लेती है। ऐसे ही पूरा घर प्रतिज्ञा की दहेज लेने की आदत से परेशान हो जाता है और एक दिन सभी तैयार होकर हॉल में खड़े होते हैं। वहीं प्रतिज्ञा घर की साड़ी में टीवी के सामने बैठी होती है। भाभी, आपने अभी तक साड़ी नहीं बदली, जल्दी साड़ी बदल लो, हमें हमारे रिश्तेदार की बेटी की शादी में जाना है। मैं शादी में तभी जाऊंगी जब प्रणव पहले मेरे दहेज के पैसे देगा। उसने अभी तक मुझे मेरे दहेज के पैसे नहीं दिए हैं। बस प्रतिज्ञा, अब अपना बचपना बंद ही करो। मैं तुम्हें इतना पैसा नहीं दे सकता। मैं तो डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूँ। मैं कहाँ से तुम्हें इतने पैसे दूं? अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो दहेज के लिए हामी क्यों भरी थी? मुझसे शादी की है, दहेज के लिए हामी भरी है, तो तुम्हें अब दहेज देना ही पड़ेगा। मैंने दहेज को EMI में भी बांट दिया है, फिर भी तुम ड्रामे कर रहे हो। बहू, मुझे तो लगता है ड्रामे तो तू कर रही है। ये क्या तरीका हुआ? रिश्तेदार की शादी में जाएगी तो तू दहेज लेगी? बहू होने के नाते तेरी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने ससुराल वालों के साथ रिश्तेदार की शादी में जाए? नाक कटवाएगी हमारी। मैं रिश्तेदार की शादी में जाने का दहेज नहीं ले रही हूँ, पर जाऊंगी तभी जब प्रणव मेरा दहेज देंगे। हे भगवान, तुम हर बार ये करके या फिर किसी भी तरह जबरदस्ती मुझसे पैसे निकलवा लेती हो। भेज रहा हूं मैं तुम्हें ऑनलाइन, जाकर कपड़े बदलो और जल्दी करना। प्रतिज्ञा जिद करके अपने दहेज के पैसे प्रणव से ले लेती है। फिर खुशी खुशी कपड़े बदलकर सभी के साथ पार्टी हॉल पहुंचती है। क्या हो गया भाभी, बड़ी देर कर दिया आपने? भाभी अपने दहेज लेने के लिए पीछे अड़ गई थी। क्या कहा? भाभी दहेज लेने के लिए अड़ गई थी? अरे कुछ नहीं, उसकी जुबान फिसल गई। दहेज नहीं, कुछ और कहना चाहती होगी। खैर छोड़ो, हम सब पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी में कपल गेम्स के लिए प्रणव और प्रतिज्ञा को भी बुलाया जाता है। दोनों साथ में कपल गेम खेलने लगते हैं। प्रणव बेटा, पूछ ले पहले बहू से, कहीं इसके भी दहेज न मांगने लगे। मैं समझ रही हूँ सीमा बेटी की जुबान नहीं फिसलती, कुछ गड़बड़ है। अब तुम नहीं बताओगे तो मैं क्या करूँ? मयूरी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं प्रणव, सीमा, मनीष और मीनाक्षी का चेहरा उतर जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और महीना पूरा होता है। बेटा, तूने अभी तक इस महीने की खर्ची नहीं दी है, जल्दी इस महीने की खर्ची दे। घर में राशन और दूसरे सामान लेकर आने हैं। मम्मी, इस महीने की खर्चा प्रतिज्ञा से ले लो, सारे पैसे तो उसने ही ले रखे हैं। आहा, मैं क्यों दूं अपने पैसे? और अब तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जब तुमने कह दिया कि मैंने तुम्हारे पैसे ले रखे हैं, मैंने कब लिए तुम्हारे पैसे? भाभी, भैया सही तो कह रहा है। कल की ही बात है, आपने इमरजेंसी में भैया की शर्ट धोकर प्रेस की थी और उसके भी 100 रुपए दहेज ले लिया आपने। और आपने पिछले महीने में ना जाने क्या क्या जोड़ जोड़ कर कितना दहेज ले लिया है भैया से। मैंने अपने हक का दहेज लिया है, पैसे नहीं लूटे हैं। और मेरे इस महीने का दहेज अभी तक बाकी है। मैं भी बिल लेकर आती हूँ। इतना कहकर प्रतिज्ञा अपने कमरे में आती है और 2 बड़े पन्नों का बिल लेकर प्रणव के हाथ में पकड़ा देती है। प्रणव, मुझे अभी के अभी मेरे दहेज के 45,000 रुपए भेजो, वरना तुम बाद में पैसे नहीं देते हो, बहाने करने लगते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 45,000 रुपए? अरे 15,000 20,000 समझ में आता है कि तुम अपने खर्चे के लिए अपने पति से पैसा लेना चाहती हो और अपने पैसों को बचाना चाहती हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे 45,000 रुपए ले लो। अरे भाई, इतनी तो मेरी सैलरी ही है, इसमें भी मुझे तुम्हारे पापा की स्कूटी की EMI देनी पड़ती है और इस घर की भी। ऊपर से तुम हर महीने मुझसे फिजूल के 20-25,000 रुपए वसूल लेती हो और अब सीधा 45,000 रुपए। बकवास मत करो, इतनी देर में तो तुमने मुझे पैसे भेज भी दिए होते। पहले मेरे दहेज के पैसे भेजो, फिर मैं कुछ सुनूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं 1 रुपया नहीं भेज रहा हूँ। बहू सही कह रहा है प्रणव। पहले तो हम तेरी जिद को मजाक, नादानी और पति पत्नी का प्यार समझते थे, पर अब तो तू कुछ ज्यादा ही करने लगी है। मैं वही कर रही हूँ जिसके लिए आप लोगों ने हामी भरी है और मेरे पास इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अगर आप लोगों ने मेरे दहेज के पैसे नहीं दिए तो मैं नहीं रहूंगी आप लोगों के साथ। इतना कहकर प्रतिज्ञा अपने कमरे में आती है। थोड़ी देर बाद एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर बाहर आती है
और कॉन्ट्रैक्ट फाइल मीनाक्षी के हाथ में पकड़ा देती है। मम्मी जी, ये उस कॉन्ट्रैक्ट फाइल की कॉपी है जिसमें दहेज की सारी डील लिखी हुई है, इसे पढ़ लीजिएगा, मैं जा रही हूँ अपने मायके। प्रतिज्ञा अपने मायके निकल जाती है। मीनाक्षी कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर कमरे में चली जाती है और शाम में शांति अमेरिका से लौटती है। नमस्ते माँ जी। हाँ, खुश रहो। वो नई बहू कहाँ है और जरा दिखाना, क्या क्या लेकर आई थी अपने साथ? भाभी अपने साथ सिर्फ अपने कपड़े लेकर आई थी, वो भी आज सुबह गुस्से में वापस लेकर चली गई। अरे मनीष, ये कैसी बहू लेकर आया था तू, जो साथ में कुछ नहीं लाई थी और आज वापस क्यों चली गई? दादी, प्रतिज्ञा और मैंने एक दूसरे को पसंद करके अरेंज मैरिज की थी। प्रतिज्ञा ने मुझसे कहा था कि वो शादी तभी करेगी जब मैं उसे दहेज दूंगा। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, पर उसने मजाक मजाक में पिछले 6 महीने में मुझसे बहुत से पैसे ले लिए और आज जब मैंने उसे मना किया तो घर छोड़ के चली गई। अरे कल मुँहे शर्म नहीं आती? गांव में जब कोई अपने लड़के की शादी की बात करने जाता है तो दहेज की बात करने मुझे लेकर जाता है, और मैं वीजा के चक्कर में अमेरिका में फंस क्या गई। कल की आई लड़की ने तुम लोगों को छठी का दूध याद दिला दिया। कल ही उसके घर चलती हूँ, देखती हूँ कौन है वो। रात बीतती है। अगले दिन शांति पूरे परिवार के साथ प्रतिज्ञा के मायके पहुंचती है। तुम लोग? प्रतिज्ञा तुम्हारी बेटी है? जी, प्रतिज्ञा हमारी ही बेटी है। माँ, तुम जानती हो इन्हें? हमारे घर की खुशियां छीनी थी इन्होंने और हमें ही नहीं पहचानेंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हो तुम? आप लोग हमेशा पूछा करते थे ना कि मैं अपने पति से दहेज क्यों लेती हूँ, बस इसी दिन के लिए। जरा पूछिए इनसे, इन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे की शादी जिस लड़की से कराई थी वो लड़की कैसे मरी? भगवान का बुलावा आया और चली गई। झूठ मत बोलिए, आप लोगों को सच्चाई मैं बताती हूँ। विक्रम भैया की बीवी और कोई नहीं, मेरी बड़ी दीदी रागिनी थी। इन लोगों ने मीठी मीठी बातें करके बिना दहेज के शादी की और शादी के बाद दीदी को इतना परेशान किया कि दीदी ने आत्महत्या कर ली। तभी से ये अमेरिका जाकर रहने लगी। बोलिए, सच है या झूठ, वरना आपके 1 भी रुपए वापस नहीं करूंगी। हाँ, मैं तुम्हारी बहन से दहेज मांगती थी, पर मैंने उसे आत्महत्या करने के लिए नहीं कहा था, उसने खुद आत्महत्या की। आत्महत्या खुद ही की जाती है, पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले को दोषी माना जाता है। आपने मेरी बेटी पर बहुत जुल्म किए हैं, अब खुद अपने मुंह से बताइए कि कैसे आप अपने पूरे खानदान को अनजान रखकर हमारी बेटी पर क्या क्या जुल्म करती थी, वरना हम सारे पैसे चट कर जाएंगे। पैसे तो मैं तुम लोगों से निकलवा ही लूंगी, और अगर नहीं दिए तो जैसे तुम्हारी बड़ी बेटी को परेशान किया वैसे तुम्हें भी परेशान करना शुरू कर दूंगी। कभी गर्म चिमटे से हाथ जला दूंगी, तो कभी करंट वाले पानी में नमक फेंक दूंगी, तो कभी बंद कमरे में जंगल से लाए 10-12 चूहे छोड़ दूंगी। शांति के इतना कहते ही घर के अंदर से महिला पुलिस, गांव के पुराने सरपंच और विक्रम बाहर आते हैं। माँ, तुम्हारी वजह से आज मेरी रागिनी दुनिया में नहीं है। इस चंद रुपयों के लिए तुमने उसके साथ ये सब किया था। मुझे तो अब लगता है कि तुमने उसे मारकर पंखे पर टांग दिया होगा। पुलिस? सरपंच जी, बेटा मैंने जो भी कहा मैं तो बस पैसों के लिए कह रही थी। इसने कहा था मुझे झूठ बोलने के लिए। अरे झूठ मत बोलो माँ, बहू ने तो तुम्हें आज तक कभी देखा भी नहीं, यहाँ तक कि हमें भी इसके बारे में नहीं पता था। महिला पुलिस शांति को गिरफ्तार कर लेती है। शांति गिड़गिड़ाती रहती है पर कोई भी शांति का साथ नहीं देता। फिर प्रतिज्ञा पूरे परिवार के साथ अपनी बड़ी बहन रागिनी की फोटो के पास आती है और दिया जलाती है। ये मेरी बड़ी दीदी रागिनी है। जब मुझे पता चला कि मेरी दीदी दहेज की आग में जली है, तभी मैंने तय कर लिया था कि समाज से दहेज प्रथा खत्म करके रहूंगी और शुरुआत अपने ही जीवन से करूंगी। इत्तेफाक से मुझे तुम मिल गए और बातों ही बातों में मुझे तुम्हारे खानदान के बारे में भी पता चल गया। तभी मैंने प्लान बनाया कि तुम्हारी दादी सच तो कभी नहीं बोलेंगी, लेकिन जब बात पैसों की आएगी तब सब उगल देंगी, और वही हुआ। लेकिन तुम्हारे इस तरह दहेज लेने की वजह से मैं इतने घाटे में आ गया कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग का काम पूरी तरह से बंद पड़ गया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो सारे पैसे सीमा की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा था, अब उसकी शादी कैसे करूंगा? मैंने तुमसे लिए कुछ पैसों की एफडी करवा दी है और कुछ पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर दिया है। और पतिदेव, आपकी बीवी सीए है, आप कब से बिजनेस में घाटे की टेंशन लेने लगे? प्रतिज्ञा अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर अपने ससुराल लौट आती है और पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।